भारत की राजनीति में नेताओं ने जो विश्वास का संकट पैदा किया था, उसको चुनौती के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया है तो हमारी एनडीए ने स्वीकार किया है। बहनों भाइयों, जो हम कहेंगे वह करके दिखाएंगे। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। घोषणा पत्र में हम लोगों ने क्या क्या कहा है उसकी जानकारी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको दी है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भी चुनावी घोषणा पत्र बना था और मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। बराबर मोदी जी मुझसे कहते थे कि राजनाथ जी जरूर देख लीजिएगा, कहीं कोई ऐसी बात घोषणा पत्र में न आ जाए जिसे हम पूरा न करें। मैंने कहा मैं खुद पूरी सावधानी बरतूंगा। 2019 का घोषणा पत्र बनने लगा, तब भी उन्होंने कहा कि आप घोषणा पत्र देख लीजिए। 2024 में बनने लगा, कौन घोषणा पत्र आप देख लीजिए। बहनों भाइयों, हमारी विश्वसनीयता पर, हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस हद तक जाकर हम लोग चिंता करते हैं। और उदाहरण यदि आप देखना चाहते हैं, हम लोगों ने कहा था 2014 में भारत को हम 2047 तक दुनिया का धनवान देश बनाएंगे, यानी विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन जो कुछ भी 10-11 वर्षों के अंदर हुआ है, उस विकास के पन्नों को पलटकर आप देख लीजिए, जो भी हम लोगों ने कहा है उसको पूरा किया है और सनई उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप ये कहेंगे कैसे आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि 2014 में हमारा यह भारत अर्थव्यवस्था के आकार, यानी बोलचाल की भाषा में कहें कि धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर 2014 में खड़ा था। बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा और आपका यह भारत जो 2014 में 11 साल पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया। मैं समझता हूं इसको तो कोई नहीं काट सकता। और जानते हैं, दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की फाइनेंशियल फर्म, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उन्होंने नाप तोल कर इस बात को कहा है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही भारत यदि आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि आगामी 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। क्या बहनों भाइयों, जो हम लोगों ने वादा किया था, उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं? हम जो कहते हैं वह केवल चुनावी दस्तावेज नहीं होता है अपने घोषणा पत्र में। और इस बार भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वह बिहार के भविष्य की रूपरेखा है। मेरे बहनों भाइयों, बिहार की यात्रा का वह रोड मैप। घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है, अब इसकी जानकारी मैं देने लगूंगा तो अब लंबा समय लग जाएगा, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इतनी बात पक्की है, जो कहेंगे और करेंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। अब आरजेडी कांग्रेस का भी गठबंधन है। कांग्रेस के भी लंबे समय तक आपने सरकार देखी, कांग्रेस और आरजेडी की आपने यूपीए सरकार को भी काम करते हुए देखा। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, जेल की हवा खा लेते हैं, जमानत पर होते हैं, फिर भी वह बिहार राज्य का नेतृत्व करने का दावा करते हैं। हमारे यहां का चरित्र यह रहा है, एक बेबुनियाद और निराधार आरोप मां सीता के ऊपर लगा था। उससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कितना बड़ा त्याग किया था। भारत की यह परंपरा है। और यहां गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हमारे यहां आडवाणी जी हुआ करते, हमारे नेता हैं। बहनों भाइयों, एक बार ऐसे ही संसद में किसी ने एक ऐसे ही बेबुनियाद निराधार आरोप उनके ऊपर लगा दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र। उन्होंने कहा
आरोप तो आरोप ही होता है। मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं और तब तक मैं भारत की संसद की सदस्यता स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। यह चरित्र होता है नेता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्यारों प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था, और यह नेता आज वोट मांग रहे हैं जेल में जाने के बाद, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद में, और सीना ठोक कर यह दावा करते हैं बिहार का विकास कोई कर सकता है तो वही कर सकते हैं। क्या क्या बातें मुख्यमंत्री होकर बोलते थे आरजेडी के नेता। जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। बहनों भाइयों, क्या इससे बिहार प्रदेश का विकास हो? कहां ये लोग बिहार को ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, यदि कोई विकास बिहार का कर सकता है तो एनडीए ही कर सकती है। इसलिए वोट मांगने आया। जिनके ऊपर अपराध के बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं, ठीक है, सामान्य छोटा मोटा कोई ऐसा ही अनर्गल कोई आरोप हो तो बात समझ में आती है। गंभीर आरोप है, उनको भी आपने टिकट दे दिया। मुझे लगता है कि यदि इनकी सरकार भी बन जाएगी, वैसे बनेगी नहीं, यदि बन जाए तो एक अपराध मंत्रालय बनाएंगे और उसमें कई विभाग होंगे। लूट का विभाग होगा, मर्डर का विभाग होगा, अपहरण का विभाग होगा, दंगा का विभाग होगा, डकैती का विभाग होगा, छिनैती के विभाग होंगे। ये लोग विकास करेंगे यहां। हम लोग जहां भी सरकार एनडीए की बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं आइए हमारी एनडीए की जहां सरकार, वहां देखिए कितना विकास हुआ है। और बिहार में भी हम कहेंगे बहनों भाइयों कि आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। इनमें और हम लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप दोनों गठबंधन, यूपीए का गठबंधन और साथ ही साथ एनडीए का गठबंधन, दोनों के चरित्र से आप अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए आपका पूरा का पूरा समर्थन मिलना चाहिए। और बहनों भाइयों, यह भी याद रखना, एनडीए जब तक रहेगी दुनिया की कोई ताकत भारत का मस्तक नहीं उड़ा सकती। और आपने देखा अभी हमारे रवि बाबू आपको याद दिला रहे थे, मैं तो नहीं बोलने वाला था लेकिन रवि बाबू ने याद दिला दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, और उधर जाकर मारा। और जब उधर से आतंकवादियों ने आकर हमारी सीमा में, कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए कुछ परिवारों को धर्म पूछ कर मारा। किस धर्म के हो, नाम क्या है तुम्हारा? 26 लोगों की जानें ले ली। उसके बाद बहनों भाइयों हम लोग बैठे प्रधानमंत्री जी के साथ भी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, राजनाथ जी, सब आप सब लोगों को खुली छूट है। और उसके बाद बहनों भाइयों आपने देखा कि हम लोगों ने ठिकाना, जो आतंकवादियों का ठिकाना था, उसी को तय किया कि उसे ही मारेंगे, उसी को मारेंगे। और आतंकवादियों को ठिकानों को हम लोगों ने लिस्ट नाबूद कर दिया। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सेना के जवानों, यह है भारत का चरित्र। कितने मारे थे 26, उनका कितना होगा वो तो भगवान ही जानता है। मैं खुलकर उसको यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जैसे कहा जाता है छठी की दूध याद आ जाएगी, वो हालत हो गई होगी। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? हमने धर्म पूछ कर नहीं मारा,
हमने उनका कर्म देखकर मारा बहनों भाइयों, हमने हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। हम लोग चाहते थे तो उनके नागरिकों के ठिकानों पर भी हमले कर सकते थे, नहीं किया। अब लोगों ने कहा कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं हम केवल वहीं हमला करेंगे। यह उदारता हम लोगों की है, क्योंकि भारत का ऐसा चरित्र है। माताएं बहनें घर में यदि आटा गूंथती होती रसोई घर में आटा गूंथती है, बगल से यदि चींटी गुजर जाती है तो थाली से आटा निकालकर उस चींटी के सामने डाल देती हैं और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती है। ऐसा है, हम जाति पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया। और मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, चुनावी घोषणा पत्र में इसकी चर्चा हुई है। बहनों भाइयों, जैसे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है, तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर है, यहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर बिहार में बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर बिहार में बड़े बड़े हथियार, तोप, बम, गोले, यह सब बिहार की धरती पर भी अब बनेंगे। बहनों भाइयों, पहले हिंदुस्तान के एक आध दो राज्य थे जहां तक यह सब सारी चीजें सीमित थी, और आज हमारा उत्पादन इतनी तेज, रक्षा उत्पादन इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, सारे देश में, सारी दुनिया में उसकी सराहना हो गई। वादे बहुत सारे, इसलिए बहुत मैं विस्तार में जाकर नहीं कहना चाहता। सेमी कंडक्टर पार्क भी बनेगा बिहार में, जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं मेरे बहनों भाइयों कि रूपा जी को जब ठीक ठाक वोटों से जिता दीजिए। जिता देंगे कि नहीं जिताएंगे? पक्का? अरे जिता देंगे तो एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर एक बार बता दीजिए कि जिता देंगे। देखिए इधर नौजवानों को ये माताएं बहने, अच्छा ये बताओ, यहां पर जो माताएं बहने खड़ी हैं, नीतीश जी ने जो 10,000 रुपया एनडीए सरकार ने जो भेजा, 10,000 मिला है कि नहीं माताओं बहनों को? मिला है कि नहीं 10,000? आप बताओ मिला है कि नहीं 10,000? वो एकदम पीछे एक आदमी खड़े हैं, महिलाओं से पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं। बताइए क्या झूठ की भी हद होती है। इसलिए भाइयों, चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर। अरे राम राम, इनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। जिस हेलीकॉप्टर से मैं आया हूं वही हेलीकॉप्टर। और मान लीजिए कि चुनाव जीत जाती है, यदि चिराग पासवान मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं हेलीकॉप्टर से ही यहां पर आऊंगा मेरे बहनों भाई। और दोबारा यदि मैं आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहाँ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।